Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about irredentism. So ये क्या है आइडिया देखेंगे with help of this particular development. तो ये जो टॉपिक है that would be helpful for paper 1 essay writing, GS paper 2 international relations as well as for GS paper 4 ethics and integrity. ethics and integrity जो आपका पेपर है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है ethics in international relations, वहाँ पे ये आइडिया इंपॉर्टेंट हो सकता है irredentism. तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. देखिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब 5 दिन के विजिट में हैं तो रशिया. तो 25 से लेकर के 29 दिसंबर तक वो रसिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान अलग अलग इम्पोर्टेंट मुद्दों पे चर्चा होगी और अलग अलग इश्यूज पे फाइनल अग्रीमेंट भी साइन हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेवरल इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, करेंसी, इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया जहाँ पे इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर एनर्जी एक्सट्रैक्शन. तो ये सब चीज़ों पे तो चर्चा हो ही रही है बट ड्यूरिंग हिज विजिट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेड एन इंटरेस्टिंग कमेंट अबाउट द चेंजिंग डायनेमिक्स बिटवीन इंडिया एंड रसिया. उसी दौरान उन्होंने कहा कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में देन रसिया वाज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसर. जितने भी कंट्रीज इमर्ज आउट हुए यूएसएसआर में से ऑफ कोर्स रसिया वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. और 1991 में रसिया की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी की तुलना में लगभग 2 गुना बड़ी थी. फॉर एग्जांपल इन 1991 इंडिया जीडीपी वाज अबाउट टू 70 बिलियन डॉलर, लेकिन रसिया की इकोनॉमी थी अबाउट 518 बिलियन डॉलर. तो आप देख सकते हैं कि रसिया की इकोनॉमी भारत के मुकाबले लगभग 2 गुना बड़ी थी 1991 में. मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट 1.5 टाइम्स बिगर देन रशियन इकोनॉमी. ऐसा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने. ऑफ कोर्स द पर्पस वाज नॉट टू शो डाउन रसिया. उनको ऐसा कोई नीचा दिखाना पर्पस नहीं था, उनका बस पर्पस था कि बताएं कि कैसे ग्लोबल डायनेमिक्स बदले हैं विथ टाइम. तो इंडिया हैज़ चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ये बात कही कि ग्लोबल सिनारियो बदले हैं सिंस 1991. इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन बताया कि हाउ इंडियाज पोजीशन स्पेशली इंडियन इकोनॉमीज पोजीशन हैज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रशियन इकोनॉमी सिंस 1991. तो अगर भारत और रसिया की इकोनॉमी का अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगा कि रसिया हैज बीन अहेड ऑफ इंडिया टिल 2014. आप देखिए 2014 तक रसिया भारत से आगे ही रहा है एज एन इकोनॉमी, लेकिन 2014 में रसिया की इकोनॉमी का एक मेजर स्लंप देखने को मिला जो रशियन इकोनॉमी को काफ़ी नीचे लेकर के गया. फिर थोड़ा बहुत रिकवर किया उन्होंने. ये जो मेजर रिकवरी आप देख रहे हैं 2020-21 में दैट इज पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट. एंड ओवरऑल पैंडेमिक के बाद से तो रिकवरी दुनिया की सारी इकोनॉमीज ने दिखाया है इंक्लूडिंग रसिया. बट रसिया की इकोनॉमिक ट्राजेक्ट्री जो है उसमें ध्यान देने वाली बात है द मेजर स्लम्प दैट वाज विटनेस्ड 2014 ऑनवर्ड्स. यहाँ पे आप देखिए मेजर स्लम्प. और रसिया की इकोनॉमी जो मेजर स्लम्प 2014 के बाद से देखने को मिला, इसके पीछे बड़ा कारण है रसिया का एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014. तो क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद आपको पता है कि क्रीमिया स्मॉल टेरिटरी दैट बिलोंग टू यूक्रेन वाज एनेक्स्ड बाय रसिया इन 2014. और रसिया ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे या जस्टिफिकेशन दिए थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बिहाइंड एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, वो ये था कि क्रीमिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर लोग रशियन ओरिजिन के हैं और इसी कारण से दे वांट क्रीमिया टू बी मर्ज्ड विथ रसिया एंड दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिमांड क्रीमिया इज बीइंग मर्ज विथ रसिया. वो बात अलग है कि जो दुनिया भर के इकोनॉमी या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है
कि द मेजर मोटिव बिहाइंड एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया by Russia in 2014 was the large natural reserves of oil and natural gas available with Crimea, and second, the strategic Sevastopol port of Crimea that remains operational throughout the year, that provides Russia an accessibility to ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, जबकि रसिया के नदर्न साइड के जो पोर्ट्स हैं वो सर्दियों के टाइम में पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के कारण क्रीमिया को मर्ज किया रसिया ने। बट रसिया का आर्ग्यूमेंट तो यही है कि कल्चरल रीजन के कारण, एथनिक रीजन्स के कारण क्रीमिया वाज मर्ज विद रसिया। जो भी हो, बट मुद्दा ये है कि 2014 में जब रसिया ने इतना एक्सट्रीम स्टेप अपनाया एंड इट फोर्सफुली एनेक्स्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन इनटू रशियन टेरिटरी, उसके बाद से वर्ल्ड कंट्रीज चेंज इट्स अप्रोच टुवर्ड्स रसिया। एक मेजर तो आर्गुमेंट यही हो सकता है कि हाउ रसिया वाज मूव्ड आउट ऑफ G8 ग्रुपिंग, उसके बाद से G8 वाज रिड्यूस्ड टू G7, वर्ल्ड कंट्री स्टॉप कोऑपरेटिंग और रिड्यूस्ड देयर ट्रेड विथ रसिया बिकॉज ऑफ इट्स अग्रेसिव स्टैंस विथ रिस्पेक्ट टू यूक्रेन व्हेन इट अनेक्स्ड क्रीमिया। तो इस कारण से 2014 के बाद से रशियन इकोनॉमी को मेजर नुकसान झेलना पड़ा, एंड दैट इज मेन रीजन बिहाइंड मेजर स्लम्प इन रशियन इकोनॉमी पोस्ट 2014। इसी को कहा गया है इरेडेंटिज्म। देखते हैं इरेडेंटिज्म होता क्या है। इरेडेंटिज्म इज अ डिजायर बाय वन स्टेट टू एनेक्स अ टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट, and this phenomena is often motivated by either ethnic reason or historical reason। ethnic reason कि इस टेरिटरी के लोग बेसिकली हमारी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, दैट इज वाई वी आर मर्जिंग दिस टेरिटरी। हिस्टोरिकल रीजन मतलब ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है हिस्टोरिकली हमारे देश को बिलोंग करता था, दैट इज वाई वी आर मर्जिंग दिस टेरिटरी। बट दिस स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सपैंड geographical expanse of a country and have wider territory for itself. This desire is known as irredentism, desire by one state to annex a territory of another state। And when Ukraine से क्रीमिया को फोर्सफुली एनेक्स किया था रसिया ने, दैट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ इरेडेंटिज्म बाय रसिया। और इस तरीके के एग्जाम्पल आपको और भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट ड्यूरिंग हिटलर रेजिम इन जर्मनी द इंटर वॉर पीरियड, आपको पता है कि हिटलर केम विथ अ पॉलिसी जिसका नाम है लेबेंसराउम पॉलिसी। लेबेंसराउम पॉलिसी ऑफ जर्मनी, नाजी जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर रेजिम वाज टू एक्सपैंड जर्मन टेरिटरी eastward and capture more and more Russian territory of Poland, so that there could be more land to produce more and more food reserves for the German people. So that was the Lebensraum policy. Lebensraum policy could be also considered as example of irredentism followed by Hitler, Nazi Germany during the interwar period. Similarly, modern time में चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है साउथ चाइना सी में या भूटान के अंदर, या उसने तिब्बत को फोर्सफुली एक्वायर कर ही लिया 1950s में, इंडिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स करता रहता है। चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है दैट इज मोस्टली गाइडेड बाय हिस्टोरिकल रीजन। चाइना साइट्स की जो वो साउथ चाइना सी के अंदर अलग अलग जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, दे बिलोंग टू चाइना ड्यूरिंग द किंग डायनेस्टी, and that is why they must belong to current day China also. So it is also an example of irredentism where there is a strong desire to expand the territory on some ethnic या historical reasons। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हैज बीन ईगर टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी ओवर जम्मू एंड कश्मीर। पहले उसने वॉर करके जम्मू कश्मीर छीनने की कोशिश की, वॉर दैट वाज फॉट इन 1947, 48, 1965। बट जब वॉर में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, देन पोस्ट 1980s पाकिस्तान स्टार्टेड टू प्रमोट टेररिज्म इन इंडिया। पहले 1980s में पंजाब रीजन में टेररिज्म प्रमोट किया, 1990s में जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म प्रमोट करना शुरू किया बाय डाइवर्टिंग द मुजाहिदीन्स फ्रॉम यूएसएसआर, diverting the Mujahideen from Afghanistan who were fighting against the USSR soldiers during the Cold War time towards Jammu and Kashmir. So Pakistan was so much emboldened by the victory of, you may say, these Mujahideens in Afghanistan against USSR forces, उसको लगा कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर को भी छीना जा सकता है।
बट पाकिस्तान की यही एटीट्यूड टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी एट एनी कॉस्ट ओवर जम्मू एंड कश्मीर was the major reason behind slump of Pakistan's economy. You see, 1980s तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो जीडीपी पर कैपिटा में इट वाज अबाउट 40 to 45% मोर देन इंडिया जीडीपी पर कैपिटा। यहाँ पे है भारत की जीडीपी पर कैपिटा का ग्राफ और ये है पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा का ग्राफ एंड पाकिस्तान वाज हायर अबाउट 40% हायर एज कंपेयर टू इंडिया in terms of GDP per capita. But in current time, Pakistan is much behind that of India. In fact, it is behind that of Bangladesh as well, GDP per capita mein. Why? Because Pakistan has been following the philosophy of irredentism, expansion of its territory on the basis of some historical या ethnic arguments. तो with example of China, जहाँ पे चाइना ने irredentism की philosophy को follow किया और चाइना का इमेज पूरी दुनिया भर में खराब हो चुका है एज एन एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। सिमिलरली आपने देखा कि हाउ हिटलर के अंदर जो जर्मनी था, नाजी जर्मनी, दैट सफर्ड क्रशिंग डिफीट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू बिकॉज ऑफ इट्स इरेडेंटिज्म। so with all such examples we can safely conclude कि irredentism is a philosophy for expansion of geographical territory of a country, a strong desire to make a country bigger, vast, great in terms of its territorial expansion. But this is a self-defeating approach. It is overall a self uh, uh, self-damaging approach. If we see the countries who have been following Iranianism philosophy right since Hitler's regime to the current time of Russia, तो इरेडेंटिज्म की जो फिलोसफी है या अप्रोच है उसके बेसिस पे हम सेफली आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो एक्सेसिव नेशनलिज्म का अप्रोच होता है दैट कैन इजीली डीजेनरेट इनटू जिंगोइज्म एंड इरेडेंटिज्म विच इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉर अ कंट्री। तो देश को एक्सपैंड करना, बड़ा देश बनाना, ग्रेटर कंट्री, लार्जर कंट्री, such kind of tendencies is not patriotism. Patriotism is love for your country, but nationalism is aggressive form of patriotism, which is basically a strong desire to make your country bigger, greater, at the cost of the peace and harmony of the neighboring countries. That is nationalism. So nationalism is slightly negative connotation एंड पैट्रियोटिज्म इज पॉजिटिव वर्ड। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये प्रश्न दे दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, and with this distinction establish that anything excessive is bad, what was given by Aristotle as a theory, his concept of middle path। तो आपको अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है by proving कि how patriotism is good, but when it degenerates it becomes aggressive, excessive, then it becomes nationalism and which can lead to जिंगोइज्म एंड इरेडेंटिज्म विच इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ऐसी बातें आपको लिखनी है। ये कुछ डेटा है, याद रखिए, आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा। रसिया और इंडिया की जो इकोनॉमी है, यहाँ मैंने गलती से मिलियन लिख दिया है और बेसिकली इट शुड बी बिलियन। बिलियन प्लीज करेक्ट इट। 518 बिलियन, 270 बिलियन, नाउ इट इज 3.42 ट्रिलियन एंड 2.24 ट्रिलियन। The next article is about PM Jan-Man scheme for particularly vulnerable tribal groups। तो पिछले महीने जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तब भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो नवंबर महीने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था पीएम जन मन स्कीम। पीएम जन मन स्कीम हैज बीन बेसिकली ब्रॉट इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट in the regions where particularly vulnerable tribal groups mainly reside। तो particularly vulnerable tribal groups हैं कौन से? देखिए 1973 में भारत सरकार ने एक अलग से कमीशन बनाया, धेबर कमीशन, जिसको काम दिया गया कि ट्राइबल्स के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उनके लिए अलग से डेवलपमेंट स्कीम लेकर के आए सरकार। क्योंकि ट्राइबल्स में भी देर आर एक्सट्रीमली मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल्स हु आर ऑन द एक्सटिंक्ट और हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसके लिए धेबर कमीशन बनाया गया। धेबर कमीशन ने आइडेंटिफाई किया सर्टेन ट्राइबल ग्रुप्स जिनको नाम दिया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, हु वेयर सेपरेट कैटेगरी ऑफ ट्राइबल्स, हु वेयर even the most backward tribals amongst the tribal group itself।
यही जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम दिया धेबर कमीशन ने, इसको बाद में 2006 में अपग्रेड कर दिया गया और बोला गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये जो अपग्रेडेशन किया गया नाम का, दैट वाज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द पॉपुलेशन इज स्टैग्नेंट और आइदर डिक्लाइनिंग। टेक्नोलॉजी वाइज दे यूज प्री इंडस्ट्रियल या प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। लिटरेसी लेवल इज एक्सट्रीमली लो। इकोनॉमी सब्सिस्टेंस, बेसिक सर्वाइवल का कोई कुछ भी सरप्लस नहीं है। ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन गिर रही है। दे आर मूविंग क्लोज टू एक्सटिंक्शन। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले इनको सेपरेट कैटेगराइजेशन दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज। देयर आर 75 पीवीटीजीज इन द कंट्री। उसमें से सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज की संख्या है इन उड़ीसा। इन्हीं पीवीटीजीज के स्पेशल डेवलपमेंट के लिए ये स्पेशल स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार, जिसका नाम है पीएम जन मन स्कीम। देखिए, ट्राइबल्स के लिए तो ऑलरेडी कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे ट्राइबल बच्चों के लिए अलग से रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया। लैंड टाइटल राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, स्त्री स्कीम, सपोर्ट फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन धन योजना, वन बंधु कल्याण योजना, ये सब मैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ। तो ट्राइबल्स के लिए ऑलरेडी कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं, बट पीएम जनमन स्कीम अलग कैसे होगा? पीएम जनमन स्कीम इज नॉट फॉर जनरल ट्राइबल्स, इट इज फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और उनके स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये पीएम जनमन स्कीम लाया गया है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि एक कमीशन बनाया गया था, कमिटी, वर्जीनियस जाजा कमिटी, नाम आपको याद रखना चाहिए। ट्राइबल्स पे कभी भी प्रश्न आ जाए तो आपको इस कमिटी का नाम जरूर याद रखना चाहिए। वर्जीनियस जाजा कमिटी ने 2015 में रिकमेंडेशन दिया था कि पीवीटीजीज की प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन पीवीटीजीज को एसटी स्टेटस नहीं दिया हुआ है। सो बेसिकली देयर इज नो यूनिफॉर्म रिकॉग्निशन ऑफ दीज पीवीटीजीज। ये वर्गीनियस जाजा कमेटी ने हाईलाइट किया था। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया विद पीएम जनमन स्कीम। सो नाउ पीएम जनमन स्कीम विल ऑफिशियली गिव रिकॉग्निशन ऑफ एसटी स्टेटस टू पीवीटीजीज फॉर ऑल रेस्पेक्टिव स्टेट्स ऑल्सो। पीएम जनमन स्कीम इज बॉटम अप अप्रोच, मतलब पीएम जनमन स्कीम विल separately study the needs of all the 75 PVTGs and bring different schemes as per their requirement. Same is for livelihood, promotion, health and nutrition and all. अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज में भी 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरतें देखी जाएंगी और उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएंगी। देखिए, एक और प्रॉब्लम थी पीवीटीजीज को लेकर के। भारत सरकार की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, इन सारे स्कीम्स के अंतर्गत होता क्या है कि एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है पॉपुलेशन का, या फिर प्रॉपर सर्वे होगा तभी उस एरिया में ये स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगे। और इन सब क्राइटेरियाज के कारण जिन एरियाज में पीवीटीजीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ओवरऑल तो पॉपुलेशन कम ही है, बस पीवीटीजीज की पॉपुलेशन है ज़्यादातर। वैसे जगहों पे वो एरिया इन स्कीम्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है फॉर द रीजन लाइक पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट या लैक ऑफ सर्वे। तो अब भारत सरकार ने पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत ऐसे एरियाज के लिए इन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ये तमाम पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट या सर्वे के रिक्वायरमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया है। यानी कि पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम होगा भारत सरकार का, तो वो पीवीटीजीज के एरिया में भी इंप्लीमेंट होगा, इवन इफ दैट एरिया डज नॉट फुलफिल क्राइटेरियाज लाइक पॉपुलेशन या सर्वे क्राइटेरिया। सो ये सब अलग अलग चीजें लाई गई हैं पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द बोर्ड वर्क। You must know कि why PM Janman scheme is different from other tribal schemes running for tribal population. So you must keep such things in mind. Also remember the Virginia Jaja committee that was for tribals, PVTCs. The next article is about PM Kisan scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. PM Kisan, इसका पूरा नाम है PM किसान सम्मान निधि स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए फार्मर्स को दिए जाते हैं हर साल इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच। तो
सब पहले स्कीम लाया गया था पीएम किसान स्कीम, तो उस टाइम में कंडीशन रखा गया था कि सिर्फ छोटे किसानों को जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है उनको इस पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा 6,000 रुपए का। बाद में सरकार ने ये 2 हेक्टेयर वाला क्राइटेरिया विड्रॉ कर लिया। अब हर एक किसान को जो भी लैंड सीडिंग करता है यानी कि खेती करता है, बड़ा लैंड होल्डिंग हो या छोटा लैंड होल्डिंग हो, उसको पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। पीएम किसान स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% फंडिंग कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पीएम किसान स्कीम को लेकर के एक प्रॉब्लम क्या देखी जा रही है कि इसमें जो इनरोल्ड फार्मर्स की संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। लगभग 20% की गिरावट आई है। एक वक्त 2022 के अप्रैल से जुलाई महीने तक में 10 करोड़ 47 लाख फार्मर्स इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड थे। नाउ दैट हैज कम डाउन टू 8 करोड़ 12 लैक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने हाल फिलहाल में मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक फार्मर जो लैंड सीडिंग करेगा उसी को पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा। तो कई सारे बोगस लोग जो मान लीजिए कि खेती नहीं भी कर रहे थे, वो लोगों में भी अप्लाई कर रखा था पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत, अब उनको पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। दूसरा, मैंडेटरी हो गया है आधार को लिंक करना विद बैंक अकाउंट, ये भी एक कारण है जिस कारण से पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो बेनिफिशियरीज उनकी संख्या घट रही है। बट पहला कारण कि मैंडेटरी लैंड सीडिंग प्रोविजन, वो बड़ा कारण है बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ beneficiaries under PM Kisan scheme. This is the board work with respect to this particular topic for revision purpose. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पद्मश्री प्रतिमा बरुआ पांडे मेमोरियल अवार्ड 2023 हैज बीन गिवन टू राहेंद्र नाथ ब्रह्मा, अ बोडो फोक म्यूजिक आर्टिस्ट। जो प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड है यह हर साल दिया जाता है बाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ये हर साल दिया जाता है 27 दिसंबर को, विच इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी फोक सिंगर प्रतिमा बरुआ पांडे जी। ये अवार्ड विनर को एक होराई गमोसा सदर और एक जैकेट ऑफ एरी प्लस 25,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। बोर्ड वर्क विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक राजेंद्र नाथ ब्रह्मा, याद रखिएगा, प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड 2023। एंड कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था फास्ट रेडियो आउटबर्स्ट, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, एटमॉस्फेयर से तो नहीं आता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। ट्विन डिफिसिट इज टुगेदर फिस्कल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, टुगेदर दे आर नोन एज ट्विन डिफिसिट। सो यहाँ पे कोई भी इसको करेक्ट नहीं फुलफिल कर रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।